हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर फिर आपका एक बार स्वागत है बेटे। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन का टॉपिक होगा पराजिनी पादप व पराजिनी जंतु। अब ये पराजिनी पादप और पराजिनी जंतु होते क्या है, ये आज अपन को इसके बारे में बहुत डिटेल लेनी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। क्योंकि बेटे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो साधारण जंतु से थोड़े अलग होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साधारण पौधे से अलग होते हैं, तो इन्हें बेटे कुछ कैरेक्टर इनके अंदर जो है समावेश करवाए जाते हैं और फिर एक विशेष गुणों वाले जीव या जंतु बनाए जाते हैं। तो वांछित जीन का तो नाम सुना ही होगा आपने। बेटे हमें जब विशेष गुणों वाली जीन को लिया जाता और उससे अगर कोई अपन नया जंतु या नया पौधा बनाते हैं और इस नए जंतु या नए पौधे के अंदर उस वांछित जीन के अनुसार गुण पाए जाते हैं, तो फिर याद रखना बेटे इन्हें अपन पराजिनी जंतु या पराजिनी पादप कहते हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे बेटे यहाँ पर पराजिनी जंतु और पराजिनी पादप की। तो पहला हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर, और पहला टॉपिक रहेगा यानी पराजिनी पादप। पहला जो टॉपिक रहेगा बच्चों ये रहेगा पराजिनी पादप, और पराजिनी पादप को आप यहां पर कह सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट। अब देखना यह है कि ये साधारण पौधों से अलग कैसे होगा, इसमें क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो बेटे याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी जो है बेटे गोल्डन राइस बना लिया गया है जिसमें विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। कई पौधे ऐसे बना लिए गए हैं जिनकी उत्पादन क्षमता साधारण पौधों से ज्यादा होती है। जैसे गेहूं में आपने देखा होगा बेटे, गेहूं के अंदर कई सारी ऐसी प्रजातियां आ गई जो साधारण जो नॉर्मल देसी गेहूं होते हैं उनसे ज्यादा उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। कई पौधे ऐसे बना लिए गए हैं बच्चों जिनके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता आ गई जो पहले नहीं थी, याद रखना। लेकिन उनके अंदर अपने विशेष लक्षणों की जीन को डाला और विशेष लक्षणों की जीन के बाद में जब वो पौधे विकसित हुए तो उनके अंदर बेटे विशेष गुण पाए गए, तो उन पौधों को अपन ने कहा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अब ये बनते कैसे हैं, इसका मेथड क्या होता है। पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वह कौन सा है, तो याद रखना बेटे तंबाकू जो है ये पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है। उसके बाद में बीटी कॉटन भी आया, बीटी ब्रिंजल भी आया। बेटे बीटी ब्रिंजल पर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये एक तरह से विषैली जीन थी, याद रखना। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहले बेटे अपन देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट बनता कैसे है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ बेटे अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में ये एक पौधा है, ये पौधा है और ये पौधा है यहाँ पर कीट प्रतिरोधी। मैंने पहले भी आपसे कहा था ये पौधा है यहाँ पर कीट प्रतिरोधी। तो बेटे पहले क्या करेंगे कि कीट प्रतिरोधी से अपन यहाँ पर एक जीन को निकालेंगे। तो ये जीन क्या होगी, डीडीएनए होगा। अब इस डीडीएनए को दूसरा पौधा मेरे पास में है और ये पौधा है बेटे कीट रोगी। तो इस डीएनए को यहाँ पर लेंगे, पहले तो ये डीएनए लेंगे, डीडीएनए, और डीडीएनए की बेटे यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ अपन लेते हैं इसके में एक टारगेट सेल। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से अपन ने इसका लिया है यानी टारगेट सेल, जिसको अपन टी सेल कहेंगे, टारगेट सेल। अब इसको इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे और यहां से जो प्लांट बनेगा बेटे, ये जो प्लांट यहां पर बनेगा, ये जो प्लांट होगा, ये प्लांट होगा हमारे पास में यानी ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट, ये ध्यान रखना। एक बार फिर देख लें बेटे कि ये पौधा है हमारे पास में कीट रोगी, ये कीट रोगी पौधा है और ये है कीट प्रतिरोधी। ये दो पौधे हैं। अब अपन ने क्या किया कि कीट प्रतिरोधी से किसको निकाला बेटे, डीडीएनए को, और इससे अपन ने किसको निकाला, टारगेट सेल को। अब डीडीएनए को किसमें करवाया बेटे, इस टारगेट सेल में, और टारगेट सेल से जो नया पौधा बनेगा ये पौधा कीट प्रतिरोधी होगा, तो इसे कहा जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आप देखो अभी अभी तो ये पौधा कीट रोगी था, लेकिन जैसे इस पौधे की कोशिका में अपन ने एक वांछित जो कीट प्रतिरोधी पौधा है वहां से वांछित जीन को निकाला और निकाल करके अपन ने इस कीट रोगी पौधे की कोशिका में डाल दिया।
और इस कोशिका से जो नए पौधे बनेंगे वो पौधे बेटे कीट प्रतिरोधी होंगे, यानी उनके अंदर जो है कीटों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो आइए देखते हैं बेटे बनता कैसे है। यहां से शुरुआत करते हैं कि ये हमारे पास में है पहले डीडीएनए, ये है डीडीएनए, क्लियर, प्लस इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, वीडीएनए। मेथड वही है बेटे, ध्यान रखना। यहां पर पहले अपन क्या लेंगे, तो यहां लेंगे बेटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्लस कौन सा एंजाइम लेंगे अपन यहां पर, लाइगेज। मेथड वही है बच्चों, ध्यान रखना कि पहले डीडीएनए और फिर यहां पर इसको जोड़ेंगे वीडीएनए के साथ में, और इन दोनों के साथ में पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से क्रिया करवाएंगे और एक लाइगेज से। तो ये तो इनको ऐसे तोड़ेगा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आएंगे। उसके बाद में लाइगेज क्या करेगा बेटे, इन्हें आपस में जोड़ देगा, और जोड़ने के साथ ही हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ मिलेगा आरडीएनए। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से सबसे पहले तो बेटे आपको क्या बनाना है, आरडीएनए बनाना है। आरडीएनए बनने के साथ ही बेटे इसको फिर अपन इंटर करवाएंगे किसके अंदर, यानी होस्ट सेल में। होस्ट सेल, ये ध्यान रखना, होस्ट सेल में इसको इंटर करवाएंगे। होस्ट सेल के बाद में बेटे इस होस्ट सेल को क्या करवाएंगे, इसका संवर्धन करवाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, कई सारी होस्ट सेल। अब होस्ट सेल को किसके साथ में रखेंगे अपन, तो प्लस यहाँ पर ये होस्ट सेल भी रहेगी बेटे, यानी होस्ट सेल, और इसके साथ में अपन लेंगे यहाँ पर टारगेट सेल। तो टारगेट सेल से जो आरडीएनए है, ये आरडीएनए किसके अंदर चला जाएगा, टारगेट सेल के अंदर। तो यहां पर ये टी सेल किसके साथ में आ जाएगी बेटे, विथ डीडीएनए। ये याद रखना। यानी हमने क्या किया कि बेटे मैनी सेल है, इस सेल में ध्यान रखना, यहां पर ये हमारे पास में टारगेट सेल थी और ये हमारे पास में होस्ट सेल है, ये टारगेट सेल का डीएनए है। तो यहां से इस आरडीएनए को निकाल करके इस टारगेट सेल में लेकर आना है। तो यहां पर टी सेल, और टी सेल में क्या इंटर कर, आरडीएनए इंटर कर गया। ये ध्यान रखना बेटे, टी सेल में आरडीएनए, तो यहाँ क्या है, टी सेल विद। अब इसका क्या करवाएंगे, इसका करवाएंगे संवर्धन। तो संवर्धन करवाने के साथ ही बेटे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा केलस। तो ये याद रखना, इसका संवर्धन करवाया और संवर्धन से हमें क्या मिला, केलस। तो यहाँ तक एक बार और देख लें कि बेटे अपन ने क्या किया, कीट प्रतिरोधी पौधे की जीन ली, उस जीन का नाम है डीडीएनए, क्लियर। उस डीडीएनए को वीडीएनए के साथ में जोड़ा, और जोड़ने के साथ ही यहां पर बेटे हमें एक वर्ताकार डीएनए मिला जिसका नाम है आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेट डीएनए को इंटर करवाया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर चला गया। उसके बाद में होस्ट सेल का संवर्धन करवाया, कई सारी होस्ट सेल का निर्माण किया। फिर कई सारे होस्ट सेल में से एक होस्ट सेल, उसको किसके साथ में जोड़ेंगे, टारगेट सेल के साथ में, लक्ष्य कोशिका के साथ में। तो बेटे हम क्या देखते हैं कि ये आरडीएनए किसके अंदर चला जाएगा, टारगेट सेल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टारगेट सेल है विद डीडीएनए वाली है, अब इसका संवर्धन करवाया, तो संवर्धन से क्या मिला हमें, केलस। अब आगे देखते हैं बेटे कि ये जो केलस है, जो यहाँ पर हमें मिला है, यानी केलस। केलस क्या होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। और केलस से आगे चलकर बेटे यहां पर बनेगा एम्ब्रियोइड, यानी जिसको आप कहोगे भ्रूणाभ। ये एम्ब्रियोइड बनेगा, यानी छोटी भ्रूण समान संरचना, भ्रूण समान रचना। तो ये याद रखना बेटे, यहां पर क्या बन गया आपके सामने, भ्रूण समान रचना। तो ये आप देखो यहां पर ये जो एम्ब्रियोइड है ये भ्रूण समान रचना है। और एम्ब्रियोइड से आगे चलकर क्या बनेगा, तो ये बनेगा प्लांटलेट, यानी जिसको आप कहोगे पादप पक।
पादप पक। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेप याद रखना बेटे कि पहले आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करवाया, फिर होस्ट सेल को टारगेट सेल के साथ रखा, तो होस्ट सेल से आरडीएनए निकलकर टारगेट सेल में आया, टारगेट सेल का जो डी-डीएनए है वो टारगेट सेल के केंद्रक से जुड़ा, और अब उस टारगेट सेल का अपन ने संवर्धन करवाया। तो संवर्धन माध्यम पर कोशिकाओं का समूह बना जिसे अपन ने केलस कहा, और केलस बाद में बेटे छोटी भ्रूण जैसी रचना में बदल जाता है जिसे एम्ब्रियोइड कहते हैं, और एम्ब्रियोइड जो है ये छोटे पादप जैसी रचना में बदल जाता है जिसे पादपक कहेंगे। यहां से बेटे इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, स्थानांतरण, तो इसका स्थानांतरण मिट्टी में कर दिया जाता है, स्थानांतरण मिट्टी में, ये भी याद रखना मिट्टी में, और मिट्टी में वहां पर करने के बाद में ये हमें पौधा मिलता है जिसको कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। ये जो पौधा यहाँ पर मिला है तो ये पौधा है बेटे ट्रांसजेनिक, यानी इसमें किसकी क्षमता होगी, कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधक क्षमता। तो ये पौधा जो हमें मिला है ये कीट प्रतिरोधक क्षमता वाला है। तो ये मेथड है किसका बनाने का, पराजिनी पादप बनाने का। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे बनाएंगे कि पहले हमें वांछित जीन वाले पौधे को चुनना पड़ेगा और जिसके अंदर हमें डालना है उस लक्ष्य कोशिका भी देखना पड़ेगा। तो बेटे पहले अपन ने क्या किया कि कीट प्रतिरोधी पौधे से जीन को निकाला, उस जीन को अपन ने कह दिया वांछित जीन। अब वांछित जीन को यहाँ सीधे प्रवेश नहीं करवाया, पहले अपन ने उसको वी-डीएनए के साथ में जोड़ा और फिर बना लिया आर-डीएनए। फिर इस आर-डीएनए को अपने पोषक कोशिका में प्रवेश करवाया और कई सारी पोषक कोशिकाएं बना ली। इस पोषक कोशिका को अब उस लक्ष्य कोशिका के साथ में रखेंगे जिसमें अपन को डी-डीएनए को पहुंचाना है। तो वो लक्ष्य कोशिका कहां से लेंगे, वो लेंगे कीट रोगी पौधे से। तो कीट रोगी पौधे की लक्ष्य कोशिका को होस्ट सेल के साथ में रखेंगे। तो होस्ट सेल से आर-डीएनए निकलकर किसमें आ गया बच्चों, टारगेट सेल में आ गया, और टारगेट सेल में आकर उसका जो डी-डीएनए है, आर-डीएनए का पार्ट डी-डीएनए, वो बेटे टारगेट सेल के डीएनए से जुड़ जाता है, और अब ये टारगेट सेल कल्चर मीडिया पर विभाजित होती है और कोशिकाओं का समूह बनता है। तो उस समूह को आपने कह दिया केलस। अब ये जो केलस है यही आगे चलकर भ्रूण जैसी रचना में बदलेगा, तो उसे अपन ने भ्रूणाम कह दिया, और भ्रूणाम बेटे फिर छोटी पादप जैसी रचना में बदल जाएगा जिसे प्लांट लेट कहेंगे। अब प्लांट लेट की बेटे हार्डरिंग की जाएगी, इसे ग्रीन हाउस के अंदर वातावरण के रहने योग्य बनाया जाएगा। उसके बाद में इसको मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और मिट्टी में स्थानांतरित करने के बाद में ये जो पौधा बनेगा ये पौधा होगा हमारे पास में ट्रांसजेनिक या पराजिनी पादप। तो आइए इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे बेटे। तो इसका पहला पॉइंट होगा कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा किसी वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवाकर उच्च गुणों वाले पौधे बनाए जाते हैं। ये याद रखना बेटे, उच्च गुणों वाले पादप बनाए जाते हैं, उच्च गुणों वाले पादप बनाए जाते हैं, उच्च गुणों वाले पादप बनाए जाते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं यानी ट्रांसजेनिक पादप, जिन्हें पराजिनी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो ये इस तरह से तो आपको इसकी परिभाषा याद होना चाहिए कि पराजिनी पादप क्या होते हैं। तो बेटे वांछित जीन को यानी तकनीकी कौन सी रहेगी, वह आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा
आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा बेटे यहाँ पर वांछित जीन को, ये याद रखना, जो डिजायर जीन है वांछित जीन है, तो वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवा करके एक उच्च गुणों वाले पादप बनाए जाते हैं। तो इन पादपों को अपन क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पराजिनी पादप। अब बेटे पहला पराजिनी पौधा कौन सा था, यह आपको याद रखना है, प्रथम, यानी प्रथम पराजिनी पादप, प्रथम पराजिनी पादप, और यह पादप था तंबाकू। ये याद रखना, इस पादप का नेम है तंबाकू। तो याद रखना, प्रथम पराजिनी पादप जो बनाया जाता है या बनाया गया बेटे, तो वह पौधा था तंबाकू। तो ये भी याद रखना। अब आपको ये याद रखना है कि पराजिनी पादपों के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर अपन को देखना है। तो प्रथम पराजिनी पादप क्या है बेटे, तंबाकू। कहेंगे किसे पराजिनी पादप को, कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा किसी वांछित जीन को या टारगेट जीन को बेटे, वांछित या डिजायर जीन को किसी लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवा करके उच्च गुणों वाले पौधे बनाए जाते हैं। तो ये जो उच्च गुणों या हाई क्वालिटी वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं पराजिनी पादप। और पराजिनी पादप के रूप में पहला पौधा जो बनाया गया, ये पौधा था यहाँ पर तंबाकू। अब इनके गुण देखते हैं बेटे, यानी पराजिनी पादपों के गुण, क्या क्या कैरेक्टर इनके अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। पराजिनी पादपों के गुण, पराजिनी पादपों के गुण, यानी क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पर इसमें होते हैं, तो ये गुण आपको याद रखना है। तो पहला गुण इसमें याद रखना बेटे, उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता अधिक, उत्पादन क्षमता अधिक। तो याद रखना, जो साधारण पौधे होते हैं उनकी तुलना में जो पराजिनी पादप होते हैं बेटे, उनके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है या उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। दूसरा गुण यहाँ पर याद रखना बेटे, तो यह नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक। और इस काम के लिए अपन काम में लेते हैं NIF जीन, यानी निफ जीन। तो याद रखना, पराजिनी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है, ये पौधों के अंदर बेटे नाइट्रेट के रूप में जो है एक तरह से पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता ज्यादा होती है। तीसरे नंबर अगर आप लें तो बेटे इनके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि अभी अपन ने इसी के आधार पर प्रयोग किया था बेटे कि जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधे बनाए जाएंगे उनमें कीटों का संक्रमण ज्यादा नहीं होगा, यानी ये जो पौधे होंगे ये पौधे कीट प्रतिरोधी होंगे, यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होंगे बेटे। एक तो ये तीसरा गुण इसके अंदर है, आप रखना, तो बेटे ये जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता भी ये रखेंगे, जीवाणु कोमा कवक प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित, प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित। तो ये याद रखना कि इनके अंदर बेटे जीवाणु या कवक प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर पाई जाती है। तो क्या क्या है, उत्पादन क्षमता ज्यादा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता यहाँ पर होगी बेटे, कीट प्रतिरोधक क्षमता होगी, जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता होगी। यहाँ पर बेटे इन पौधों में एक होता है बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन से पादप को कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है, पादप को कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है, प्रतिरोधी बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये बीटी क्या है, तो बेटे ये जो बीटी है ये जीवाणु से प्राप्त होता है जिसको कहते हैं बेसिलस, बेसिलस थ्यूरोजेनेंसिस, बेसिलस थ्यूरोजेनेंसिस बैक्टीरिया।
याद रखना ये क्या है, ये बेटे बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन का स्त्रावन करता है, ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन का स्त्रावन करता है। उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन यानी क्राई प्रोटीन का माने होता है बेटे क्रिस्टल प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या है, ये जो प्रोटीन होती है बेटे, ये प्रोटीन कीटों के लार्वा को नष्ट करती है। कीटों के लार्वा को नष्ट करती है, कीटों के लार्वा को नष्ट करती है। तो एक बार और देख लें कि बीटी टॉक्सिन से पादपों को भी कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। बेटे बीटी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरोजेनेंसिस, और ये बैक्टीरिया एक विशेष प्रोटीन का स्त्रावन करता है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्रिस्टल प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो क्राई प्रोटीन है ये कीटों के लार्वा को नष्ट करती है। तो एक तो ये भी इसका यूज होगा। अगला यूज अपन देखें बच्चों, तो अगला यूज जब यहाँ पर अपन देखेंगे तो अगला यूज इसका यहाँ पर होगा, अगला यहाँ पर इसको इसी में देखते हैं यहाँ पर। तो बेटे अगला जो इसका यूज होगा यानी नंबर 6 में बता देता हूं, यानी इस विधि के माध्यम से जो टमाटर हैं, टमाटर को लंबे समय तक, टमाटर को लंबे समय तक ताजे व दृढ़, ताजे व दृढ़ बनाए रखा जाता है, बनाए रखा जाता है। तो ये कई सारे उपयोग होते हैं बेटे। यहाँ पर एक बार और देख लें कि यहाँ पर उत्पादन क्षमता ज्यादा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता ज्यादा, कीट प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा, जीवाणु कवक प्रतिरोधक क्षमता, बीटी टॉक्सिन से पादपों को कीट प्रतिरोधी बनाना, और टमाटरों को लंबे समय तक जो है ताजे और दृढ़ बनाए रखना। इसके एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना बेटे, तो एग्जाम्पल में एक तो तंबाकू तो है, सही याद रखेगा, यानी तंबाकू। तंबाकू के अलावा ध्यान रखना बेटे कि इसमें आलू भी है, आलू है, बैंगन है, ये याद रखना बेटे, बैंगन है, टमाटर है, टमाटर है ना। उसके अलावा बेटे गेहूं भी याद रखना, गेहूं है, चावल है ना, चावल है। उसके अलावा बेटे मक्का है, मक्का ये भी बना लिया गया है, सोयाबीन, सोयाबीन, और साथ में सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सूरजमुखी। तो ये ध्यान रखना, इतने सारे पौधे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना लिए गए हैं। आलू, बैंगन और टमाटर, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और सूरजमुखी। तो बेटे ये तो थे हमारे पास में कौन से पौधे, यानी पराजिनी पादप, पराजिनी पादप, जिसे आप देख सकते हैं कि पराजिनी पौधों में ये गुण होना चाहिए बच्चों। और साथ में जो है ये इस प्रकार के पौधे जो है पराजिनी के रूप में बना लिए गए हैं। अब ये तो है बात पराजिनी पादपों की। अब आते हैं अपन पराजिनी जंतु पर। तो अगला इसका सेकंड पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट होगा बेटे हमारे पास में, ये पार्ट है पराजिनी जंतु, यानी इसे आप क्या कहेंगे, यानी ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल। अब अभी तो अपन ने पौधों को बनाया, अब अपन ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। तो कैसे बनेंगे बेटे ट्रांसजेनिक एनिमल, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, जो पराजिनी जंतु होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो साधारण जंतुओं से उच्च क्वालिटी वाले होते हैं। बेटे एक मुर्गी अगर 30 अंडे देती है तो पराजिनी जो मुर्गी होगी वो लगभग 50 से 60 अंडे देगी। आपने देखा होगा कि साधारण गाय अगर एक दिन में 2 या 3 किलो दूध देती है तो पराजिनी जो गाय होगी बेटे वो लगभग 10 से 15 किलो दूध यहाँ पर देगी। तो ये ऊन उत्पादन क्षमता में ये प्रयोग आते हैं, ये मीट उत्पादन क्षमता में प्रयोग आते हैं, दूध उत्पादन क्षमता में प्रयोग आते हैं। तो पराजिनी यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसे जंतु बना लिए जाते हैं बेटे जिनकी जो उत्पादक क्षमता होती है वो साधारण जंतुओं से ज्यादा होती है। उसके अलावा ये जो जंतु होते हैं ये आनुवांशिक की जो डिजीज होती है उसके उत्पादन में या उसके एनालिसिस करने में भी इनका यूज लिया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से अपन यहाँ पर इनको लेंगे। ये सबसे पहले अपन यहाँ लेंगे कि ये वांछित जीन है,
वांछित जीन। अब वांछित जीन को अपन किसी जाइगोट के साथ में जोड़ेंगे, है ना, जाइगोट या फिर कोई कोशिका। तो इसके साथ जोड़ने से बेटे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोरूला। अब यहाँ वो मत बता देना कि हाँ यहाँ पर पहले कैलस बनेगा, फिर कैलस से भ्रूणा बनेगा, फिर प्लांटलेट बनेगा। बेटे वो तो बनेगा किसके अंदर, वो तो पादपों के अंदर बनेगा। अब जंतुओं में तो अपन वांछित जीन को जाइगोट के साथ ही जोड़ सकते हैं, और जाइगोट से आगे चलकर मोरूला बन जाता है। फिर मोरूला के बाद में क्या बन जाता है बच्चों, तो फिर यहाँ बन जाता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद में यहाँ बन जाता है गैस्टूला, है ना। गैस्टूला के बाद में बेटे यहाँ पर बनता है यानी एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, तो ये याद रखना एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद में फिर यहाँ पर बनता है यानी फीटस। फीटस की अवस्था में बेटे जन्म होता है, यानी यहाँ पर इसका जन्म होता है, और फिर यहाँ पर ये बन जाता है यानी शिशु। तो इस तरह से, और शिशु के बाद में ये वयस्क बनता है। तो आगे की प्रोसीजर है। तो यहाँ आप ध्यान से देख ले कि वांछित जीन को अपन टारगेट कोशिका के साथ में प्रवेश करवाएंगे, तो फिर बेटे ये भ्रूणी अवस्था होती हुई और वह बच्चा, और बच्चे का जन्म होगा, और इसी के साथ में आगे वयस्क में भी बदल जाएगा। तो फिर इसको आप कैसे याद करेंगे, यानी बेटे वही आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा। तो यहां आप देखें आनुवांशिकी, वही किसका प्रयोग करेंगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को, वांछित जीन को यहां पर याद रखने बेटे, वांछित जीन को, वांछित जीन को युग्मनज यानी जाइगोट में प्रवेश करवाकर उच्च गुणों वाले, ये याद रखना बेटे, उच्च गुणों वाले जंतु बनाए जाते हैं, उच्च गुणों वाले जंतु बनाए जाते हैं, उच्च गुणों वाले जंतु बनाए जाते हैं, जिन्हें पराजीनी जंतु कहते हैं, जिन्हें पराजीनी जंतु कहते हैं, जिन्हें पराजीनी जंतु कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पराजीनी जंतु बने कैसे। तो बेटे याद रखना कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा वही अपन क्या लेंगे, उच्च गुणों वाली जीन, यानी कोई वांछित जीन यहाँ पर लेंगे। हाँ बेटे, तो यहाँ पर इस वांछित जो जीन है उसको किसके साथ जोड़ोगे, जाइगोट के साथ। जाइगोट के साथ जोड़ते हैं बेटे, अब इसकी भ्रूणीय परिवर्तन होगा, और भ्रूणीय परिवर्तन से एक नया जंतु बनेगा। लेकिन ये जो जंतु होगा वो पहले वाले जंतु से उच्च गुणों वाला होगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को किसी युग्मनज में प्रवेश करवाया जाता है, और फिर उच्च गुणों वाले जंतु बनाए जाते हैं, जिन्हें पराजीनी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं बच्चों कि पहला बनाया गया पराजीनी जंतु, यह भी याद रखना, यानी प्रथम पराजीनी जंतु, प्रथम पराजीनी जंतु। तो ये प्रथम पराजीनी जंतु था बच्चों चूहा, ये याद रखना बेटे, यानी रेट, यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पहला बनाया गया जो पराजीनी जंतु था, तो वह पराजीनी जंतु क्या है, चूहा। याद रखना पहला पौधा कौन सा था, तो पहला पौधा था तंबाकू, ये याद रखना बेटे। और पहला पराजीनी जंतु जो बनाया गया ये पराजीनी जंतु था यानी चूहा। अब इनके अंदर गुण क्या क्या होते हैं ये आपको याद रखना है, यानी पराजीनी जंतुओं के गुण। पराजीनी जंतुओं के गुण, पराजीनी जंतुओं के गुण। तो इन गुणों में अपन पहला गुण ये लेंगे बेटे, यानी पहला गुण ध्यान रखना, प्रोटीन उत्पादन क्षमता, प्रोटीन
उत्पादन क्षमता अधिक। तो बेटे ये जो प्रोटीन है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है, यानी जो पराजिनी जंतुओं के माध्यम से जिस प्रोटीन को अपन प्राप्त करते हैं तो ये प्रोटीन होती है ट्रांसजेनिक प्रोटीन। तो प्रोटीन उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। उसके बाद में बेटे याद रखना, यानी दूध कोमा मांस कोमा अंडे, दूध कोमा मांस कोमा अंडे, उत्पादन क्षमता अधिक, उत्पादन क्षमता अधिक। यानी यहां पर देख लें, दूध मांस अंडे उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। यानी बेटे ऐसे ऐसे गाय, ऐसे ऐसी मुर्गियां और ऐसे ये पिग वगैरह बना लिए गए हैं जिनसे दूध ज्यादा मिलता है, अंडे ज्यादा मिलते हैं, या यहाँ से बेटे जो है मीट ज्यादा मिलता है। तो यहाँ देख ले आप कि इन पराजिनी जंतुओं में दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा होना चाहिए बेटे, इनके अंदर मांस उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और साथ में ये अंडे उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटे जो ऊन होती है, ऊन उत्पादन क्षमता ये भी ज्यादा होती है। उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है, ये भी याद रखना, क्योंकि साधारण जो भेड़ होती है ना बेटे, उसकी तुलना में जो पराजिनी भेड़ होगी इसमें ऊन उत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस तरह से इनसे ये प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में बेटे इनका जो उपयोग होता है, यानी चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कि ये जो पराजिनी जंतु है, प्रोटीन उत्पादन क्षमता तो होती है, लेकिन साथ में इन्हें वृद्धि व इंसुलिन उत्पादन क्षमता, तो ये भी याद रखना बेटे, उत्पादन क्षमता यानी अधिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पराजिनी जंतुओं के अंदर वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन, यह हार्मोन बेटे याद रखना, यह हार्मोन है, तो यह हार्मोन उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। और साथ में इनका जो उपयोग होता है, यानी आनुवांशिकी अध्ययन में उपयोग, आनुवांशिकी अध्ययन में उपयोगी, आनुवांशिकी अध्ययन में उपयोगी, यानी जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उसमें बेटे कई प्रकार की जो आनुवांशिक विकार होते हैं या आनुवांशिक बीमारियां होती है, तो इनका उपयोग भी इनके माध्यम से किया जाता है। तो एक बार और देख लें बच्चों कि क्या क्या यहाँ पर इसके उपयोग होंगे। तो प्रोटीन उत्पादन क्षमता इनमें ज्यादा होती है, दूध मांस अंडे उत्पादन क्षमता इनमें ज्यादा होती है, ऊन उत्पादन क्षमता इनमें ज्यादा होती है, वृद्धि और इंसुलिन जो हार्मोन है इनकी निर्माण क्षमता ज्यादा होती है ना, आनुवांशिकी अध्ययन में ये उपयोगी है। उसके अलावा बेटे इंटरफेरोन ये बना लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पराजिनी पादपों के गुण थे। अब पराजिनी पादपों के गुण के अलावा बेटे यहाँ पर अपन देखते हैं ये उदाहरण, यानी यहाँ पर आप देखिएगा, यानी पराजिनी जंतु, पराजिनी जंतु। तो बेटे पराजिनी जंतु में पहला जंतु तो आपको पता है से ये क्या होगा, यानी रेट्स, यानी चूहा। तो पहला जंतु जो होगा ये तो था बेटे चूहा, यानी चूहा जो है ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। उसके अलावा बेटे ध्यान रखना कि काऊ इसके थ्रू बना ली गई है। उसके अलावा बेटे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी सीप इसके द्वारा बना ली गई है। उसके अलावा बेटे यहाँ पर पिग इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। उसके अलावा बेटे यहाँ पर जैसे चूहा है, काऊ है, सीप है, पिग है, तो ये जानवर जो है ट्रांसजेनिक के रूप में बना लिए गए हैं। यानी यहाँ पर जैसे चूहा तो है से, उसके अलावा रेबिट, ये भी बेटे इस पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यानी यहाँ पर रेबिट। तो ये जो रेबिट होता है ये भी आनुवांशिक के रूप में। उसके अलावा बेटे कई सारी मुर्गियां हैं,
यानी हैन वगैरह ये भी इसी के माध्यम से बना ली गई हैं। तो ये पराजिनी जंतु हैं, जिसमें चूहा आपको याद रखना है, गाय है, भेड़ है, सुअर है, रेबिट है और मुर्गियां हैं। तो ये पराजिनी जंतु इस विधि के माध्यम से बना लिए गए हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में पराजिनी जंतु। तो एक बार और अपन यहाँ पर देखें, ये बेटे बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा। इससे पहले अपन ने इसको बेटे 6 लेक्चर और अपन ने इसको पढ़े, तो वो भी आपको समझ के याद करना है ना। तो पहला तो मेरा इंट्रोडक्शन था, वो याद करना है। दूसरा बेटे था कि इसमें इसका साधन क्या क्या है, तो उन साधनों में मैंने आपको 5 साधन बताए, जिसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आपने पढ़ा होगा, अदर एंजाइम आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में बेटे होस्ट सेल क्या होते हैं, वीडीएनए क्या होता है और जीन बैंक क्या होती है, ये तो इसके साधन थे। फिर बेटे अपन आए आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की क्रियाविधि। तो इस क्रियाविधि को मैंने 6 स्टेप के अंदर डिवाइडेड किया। तो पहली स्टेप आपको याद करनी है, तो पहली स्टेप आपको याद करनी है वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण। इसमें भी 4-5 पॉइंट है जो आपको याद करना है। दूसरी क्रियाविधि का दूसरा पार्ट था बेटे आरडीएनए का निर्माण। तो आरडीएनए बना कैसे, कौन कौन से डीएनए के कॉम्बिनेशन से बना, ये आपको याद करना है। फिर अपन ने उसके बाद में आरडीएनए का होस्ट सेल में प्रवेश करवाया। होस्ट सेल में प्रवेश करवाने के बाद अगली जो स्टेप आई वो थी बेटे होस्ट सेल का संवर्धन। होस्ट सेल का संवर्धन हो गया तो फिर अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में बेटे वांछित जीन का टारगेट सेल में प्रवेश। तो वांछित जीन का जो टारगेट सेल में प्रवेश है, उसके लिए अपन ने 2 विधियों का इस्तेमाल किया। एक तो बेटे अप्रत्यक्ष विधि थी जो कि वाहक डीएनए के माध्यम से होती है, और एक प्रत्यक्ष विधि थी जो कि सीधे ही वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। इसके लिए हमने उसमें माइक्रो जंक्शन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा बेटे जो है जीन गन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बारे में पढ़ा और केमिकल मेथड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में बेटे ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इससे हमने कौन कौन से छठी जो अवस्था है, तो वांछित जीन से उत्पादों का निर्माण। तो वांछित जीन से उत्पादों का निर्माण अपन ने बायोरिएक्टर में करवाया। तो वहां पर बेटे ट्रांसजेनिक एनिमल भी इसके माध्यम से बनाए जाते हैं और साथ में ट्रांसजेनिक प्लांट भी होते हैं। तो बेटे इस लेक्चर में अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पढ़ा, जिससे आपको ये पता लगा होगा कि ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं तो बेटे इनके अंदर साधारण पौधों से उच्च क्वालिटी वाले कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं इनके अंदर भी साधारण जंतुओं की तुलना में उच्च गुणों वाले कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक पौधा। तो ये बेटे यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसी के साथ में बेटे मोशन मंच की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।